Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपको शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में करा रहा हूँ और इस सीरीज़ में सबसे पहले मैंने जो आपको ट्रेजेडी कराई वो कराई ओथेलो, और ओथेलो का एक रिवीजन भी आपको कराया गया और रिवीजन में जो रेस्पॉन्स आप लोगों का देखने को मिला वास्तव में वो बहुत अप्रिशिएबल है कि आपने जिस तरह से आपको पढ़ाया गया उसी तरह से आपने तैयारी की और एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज जो हम प्ले स्टार्ट करने वाले हैं उस प्ले का नाम है हैमलेट। तो आज जो मैं इस कहानी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आउटलाइन स्टोरी में आपको बताऊँगा, तो वो प्ले हैमलेट है। और हैमलेट जैसे कि आप जानते हैं कि शेक्सपियर के जो 4 मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज रही हैं, द 4 मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर एंड हैमलेट इज वन ऑफ देम। हैमलेट उनमें से ही एक है। जैसे याद करने का तरीका भी आपको बताया था कि आप इसको होकम के नाम से याद कीजिए, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। और वैसे तो आपको पता ही होगा ये सारी, तो इसमें ट्रिक की भी कोई ज़रूरत नहीं होती कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, इस तरह से आप इसको मतलब दिमाग में बिठा लीजिए कि ये 4 मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज मानी जाती हैं विलियम शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर ने ये 4 फेमस ट्रेजेडीज जो हैं वो जिनको माना जाता है कि इतिहास में एक अलग ही जगह दी गई है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये वो 4 मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज हैं। इसमें ओथेलो आपको समझ में आ ही चुका है। ओथेलो जैसा कि हमने समझा कि वो एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, ऐसे ही यहाँ पर हैमलेट की बात करें तो दोस्तों हैमलेट आ जाता है हमारा रिवेंज प्ले। ये जो हैमलेट है ये एक रिवेंज प्ले है क्योंकि इसमें हम देखेंगे बदला लेने की भावना। अब ये रिवेंज प्ले होता क्या है? रिवेंज जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं, रिवेंज मतलब बदला लेना। तो किसी भी चीज़ का आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है, आपको कोई क्षति पहुंचाई है, तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि मुझे किसी भी तरह से अब बदला लेना है और मुझे जो है अब बदला लेना है। तो बदला लेने में क्या होगा दोस्तों? कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। और कॉन्फ्लिक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द सेकेंड काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये भी हकीकत है और कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से पहले इंसान के दिमाग में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है, क्योंकि पहले हम किसी भी चीज़ को अंजाम देने से पहले एक रणनीति बनाते हैं, एक प्लॉटिंग एंड प्लानिंग बनाते हैं। तो वो हमें जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हम करेंगे वो हमें देखने को मिलती है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में। किसी ने कुछ किसी के साथ किया तो वो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अब मैं कैसे बदला लूं, उसके लिए एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो वही बनता है एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, जिसको हम नाम देते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का, कि वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, उसको हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो 2 तरह के ये कॉन्फ्लिक्ट हुए हमारे, एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ये हमें देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल क्या? जब फिजिकल वॉर होता है, फिजिकल फाइट होती है, तो फिजिकली जब आपस में डुएल होता है, एक युद्ध होता है, एक द्वंद्व होता है, तो वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो यहां पर इस प्ले में दोस्तों आपको दोनों चीज देखने को मिलेंगी। आपको जो है फिजिकल भी देखने को मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। और ये जो प्ले है, इतना याद रख लेना साथियों कि जो हैमलेट प्ले है दिस इज अ रिवेंज प्ले। ये एक रिवेंज प्ले है, एक रिवेंज ट्रेजेडी है जो हैमलेट है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कि हैमलेट क्या है। हैमलेट हमारा रिवेंज प्ले है। हैमलेट जो है वो एक ऐसा प्ले है, एक ट्रेजेडी है जिसमें रिवेंज के बेस पर उसको बनाया गया है। अब इसमें रिवेंज कौन सा और कैसा, और इस रिवेंज में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। जो ये ट्रेजेडी है जिसको हम जानते हैं द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से। दोस्तों इसको हम कंप्लीटली पूरी तरह से इसको जानते हैं, जो इसको कंप्लीट टाइटल हम देंगे वो है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो इससे हमें यह भी क्लियर हो जाता है कि ये जो हैमलेट है ये कौन है? ये हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क है और इसको शॉर्ट में हम केवल हैमलेट के नाम से जानते हैं।
तो द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो हैमलेट डेनमार्क के राजकुमार हैं। हैमलेट कौन है? हैमलेट डेनमार्क के राजकुमार है। तो ये जो कहानी है ये इन हैमलेट पर जो प्रिंस है और जो इनके फादर किंग हैमलेट हैं, जो घोस्ट है, एक्चुअली घोस्ट के रूप में इसमें अपीयर होते हैं प्ले में, तो उन पर आधारित ये कहानी है जो हैमलेट की स्टोरी है। आई होप कि इतना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरा पर्पस ये रहता है कि जितना भी पढ़ाते रहें वो हैंड टू हैंड आप माइंड में सेटअप करते रहें। तो सबसे पहले हमने बात की कि हैमलेट कैसा प्ले है, एक रिवेंज प्ले है, और इसके बाद हैमलेट में दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें भी आप ये देखेंगे कि हैमलेट का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि बहुत स्लो थिंकिंग वाला कैरेक्टर है, बहुत आराम से सोचता है। जैसे कि मैंने ओथेलो में बताया था कि वो बिल्कुल एक बहुत तीव्र एक्शन लेता है, जल्दी एक्शन लेने वाला है। लेकिन उसी कंपैरिजन में अगर जो हम यहाँ पर हैमलेट का कंपैरिजन करें तो हैमलेट उतना ही स्लो हो जाता है, सोचता बहुत है, चीज़ों को एनालाइज बहुत करता है कि करूं या ना करूं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट आता है टू बी और नॉट टू बी, ये अक्सर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टू बी और नॉट टू बी किस प्ले से जुड़ा हुआ है। जो ये पार्ट है टू बी और नॉट टू बी, ये किस प्ले से जुड़ा हुआ है, देन योर आंसर विल बी द प्ले हैमलेट। टू बी और नॉट टू बी का जो पार्ट है ये हैमलेट प्ले से जुड़ा हुआ है, हैमलेट से एसोसिएटेड है टू बी और नॉट टू बी, क्योंकि हैमलेट का किरदार ऐसा है कि वो पूरी तरह से एक कंफ्यूजन में रहता है, एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। दोस्तों आपने टी.एस. इलियट की एक पोएम पढ़ी होगी, लव सॉन्ग ऑफ जे.एल. प्रूफ्रॉक, पढ़ा होगा इस पोएम को, लव सॉन्ग ऑफ जे.एल. प्रूफ्रॉक। और इवन जब मैंने आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इस पोएम के बारे में बताया था, लव सॉन्ग ऑफ जे.एल. प्रूफ्रॉक, कि ये एक तरह से ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब मैं इसका एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसमें जो लाइंस आती हैं उससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि जो ये प्ले है, ठीक है ना, इस बात को लेकर एक कंफ्यूजन ये हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में कि ये लाइंस हैमलेट की हैं या फिर किसी अदर की हैं। तो दोस्तों ये जो इसमें लाइन आएंगी, ये लाइंस आती हैं, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर मीन टू बी। अधिकतर इसको स्टूडेंट्स हैमलेट प्ले को मतलब चूज कर लेते हैं, ये हैमलेट से हैं, जबकि वो हैमलेट से नहीं है। वो जो पोएम है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, अ काइंड ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जस्ट लाइक द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट। जैसे हैमलेट का कैरेक्टर होता है, हैमलेट इस डाउट में रहता है कि करूं या ना करूं, और क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि हैमलेट का जो डाउट है दोस्तों, जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हैमलेट के जो फादर थे उनको उनके चाचा ने, मतलब हैमलेट के चाचा ने हैमलेट के फादर की हत्या कर दी थी, और यह बता दिया गया था कि वो सांप के काटने से मृत्यु हुई है, और बाद में हैमलेट की मदर से भी शादी कर ली थी। अब जब घोस्ट आता है तो और वो कहता है बदला लेना है बेटा, तो अब हैमलेट जो है डाउट में हो जाता है कि लूं या ना लूं, करूं या ना करूं, वो सिचुएशन है। ऐसे ही टी.एस. इलियट की एक पोएम है लव सॉन्ग ऑफ जे.एल. प्रूफ्रॉक, वहां पर प्रूफ्रॉक जो कि एक बुजुर्ग किरदार है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन उसको बुढ़ापे में प्यार हो जाता है। और प्यार किससे हो जाता है? अ यंग मिस्ट्रेस से उसको प्यार हो जाता है। और जब उससे उसको प्यार होता है तो वो सोचता है कि उसको उसके साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताने चाहिए, और स्पेशली वो उसके साथ एक इंटीमेशन वाला रिलेशनशिप रखना चाहता है, लेकिन वक्त ने उसको इतना कमजोर कर दिया है कि वो अपने आप को कैसे उसकी तरफ ले जाए। तो इस बात को लेकर उसके मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि करूं या ना करूं, कि मुझे अपनी लव लेडी को प्रपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर मन में बहुत ऊहू की स्थिति होती है, बहुत सारी चीजें वो सोचता है कि मैं अपने बाल पीछे की तरफ काटने लगूंगा, और मैं आड़ू खाने की हिम्मत दिखा दूंगा, अपनी ट्राउजर को नीचे से फोल्ड करना चालू कर दूंगा। तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन बाद में कहता है नहीं, मैं तो जो है एक चोड़ीधारी वाला पजामा ही पहनूंगा, और उसको पहनकर जो समुद्र तट के किनारे जिस प्रकार से वृद्ध व्यक्ति घूमा करते हैं उसी प्रकार से मैं घूमूंगा। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर मीन टू बी। मैं राजकुमार हैमलेट तो नहीं हूं, और शायद मैं राजकुमार हैमलेट कभी बन भी नहीं पाऊंगा। तो राजकुमार हैमलेट से वो अपनी तुलना क्यों करता है? क्योंकि राजकुमार हैमलेट भी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं,
बिल्कुल प्रूफ्रॉक की तरह, या फिर यूं कह लीजिए प्रूफ्रॉक उस कॉन्फ्लिक्ट में रहता है बिल्कुल राजकुमार हेमलेट की तरह, और वो ये कहता है श्रीमान मैं राजकुमार हेमलेट नहीं हूं। कहने का मतलब कि राजकुमार हेमलेट ने कॉन्फ्लिक्ट में तो वो रहे, एक डाउट में तो रहे, टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन तो रही, लेकिन बाद में हेमलेट ने एक फाइनल डिसीजन ले लिया था। हेमलेट जो था वो एक फाइनल डिसीजन ले चुका था। तो इस वजह से यहां पर हम देखते हैं कि हेमलेट का डिसीजन आ चुका था, हेमलेट ने एक फाइनल डिसीजन लिया, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, तो वो उस वजह से यहां पर प्रूफ्रॉक का कंपैरिजन हेमलेट से करना खुद टी.एस. एलियट उचित नहीं समझते। तो इसी वजह से प्रूफ्रॉक के किरदार के माध्यम से वो कहते हैं कि आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नॉट मीन टू बी। दोस्तों ये लाइंस अगर जो एग्जाम में आपको मिल जाए तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कुछ चीजें होती हैं जो हिस्टोरिक चीजें होती हैं और कुछ जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको बताना बहुत जरूरी होता है। अगर जो इस तरह से कुछ मिल जाता है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि ये लाइंस कहां से हैं? टी.एस. एलियट के लव सॉन्ग ऑफ जे.एल. प्रूफ्रॉक से इन लाइंस को लिया गया है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा प्ले है, जो ये हेमलेट प्ले है, जो हेमलेट ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी आप जानते ही हैं, जब ओथेलो को पढ़ाया तब भी मैंने ट्रेजेडी बताया, इससे पहले भी ट्रेजेडी के बारे में बता चुका हूं कि ट्रेजेडी क्या होती है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजेडी वो होती है जो अपने आप में सीरियस होती है, कंप्लीट होती है, कंप्लीट मतलब प्रॉपर बिगिनिंग होती है, मिड होता है उसका और एंड होता है, तो कंप्लीट होती है, और मैग्नीट्यूड कुछ स्पेशल इफेक्ट्स अपने अंदर लिए हुए होती है ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी क्या होती है? इमिटेशन ऑफ एक्शन होता है, और ऐसे एक्शंस का इमिटेशन होता है जो अपने आप में सीरियस, कंप्लीट और मैग्नीट्यूड होते हैं। इमिटेशन मतलब मिमोसा से आया, ग्रीक वर्ड मिमोसा से इमिटेशन शब्द, मिमोसा मिमिक्री, और मिमिक्री मतलब कॉपी समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड इमिटेशन, वो इमिटेशन कहलाता है। ट्रेजेडी डार्क साइड ऑफ लाइफ से डील करती है। ट्रेजेडी के कंपोनेंट भी मैंने आपको बताए, जैसे कि ओथेलो में ही आपने देखा कि ओथेलो में हेमर्शिया आपको फील हुआ होगा, ओथेलो में आपने कैथार्सिस को देखा होगा कि हर थ्योरी अप्लाई होती है, चाहे वो हेमर्शिया की हो, चाहे वो कैथार्सिस की थ्योरी हो, ठीक है, तो वो सभी थ्योरीज हमें देखने को मिलेंगी यहां पर भी, और चाहे वो आइडियल ट्रेजिक हीरो की कैटेगरी ही क्यों ना हो। दोस्तों जैसे कि हेमर्शिया क्या है? हेमर्शिया एक एरर ऑफ जजमेंट है, एरर ऑफ जजमेंट जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ के नाम से भी जानते हैं। हेमर्शिया को हम किस नाम से जानते हैं? हेमर्शिया को हम ट्रेजिक फ्लॉ के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो हेमर्शिया हमारा ट्रेजिक फ्लॉ कहलाता है, हेमर्शिया एरर ऑफ जजमेंट कहलाता है, और हेमर्शिया जो है एक ब्लंडर, जो कि हीरो के द्वारा किया गया एक ब्लंडर है, उसको हेमर्शिया कहते हैं। हीरो एक ऐसी गलती कर देता है जिसकी वजह से उसे कष्ट सहने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी यात्राओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा हीरो कोई ना कोई स्टेप उठा लेता है, कोई ना कोई कदम ऐसा उठा लेता है जिसकी वजह से उसे कष्ट सहने पड़ते हैं। अब पहला ही आपने देखा कि ओथेलो ने एक ब्लाइंड ट्रस्ट किया, और ब्लाइंड ट्रस्ट किस पर कर दिया? इयागो पर कर दिया। और इयागो क्या कर रहा था? इयागो अपनी ट्रिकरी का यूज कर रहा था, उसके कानों में जहर घोल रहा था ओथेलो के कानों में कि तुम्हारी पत्नी जो है उसका कैरेक्टर सही नहीं है, और ओथेलो ने उस पर विश्वास कर लिया, और ही कॉल्स इयागो द ऑनेस्ट इयागो, और वो इयागो को ऑनेस्ट इयागो कहकर पुकारता है। तो अब यही तो हेमर्शिया आ गया साथियों। तो ये हेमर्शिया हुआ, तो हीरो गलती करता है, उसकी वजह से उसको उसका भुगतान करना पड़ता है, और कई हत्याएं हो जाती हैं, और खुद का भी मरना निश्चित हो जाता है उसका। तो ऐसा ही हेमर्शिया होता है। ऐसा हेमर्शिया आपको यहां भी देखने को मिलेगा, हेमलेट प्ले में भी देखेंगे। कैथार्सिस परगेशन से आया, जिसका मतलब प्यूरिफिकेशन होता है, गेट रिड ऑफ द वर्स्ट होता है, और जो कैथार्सिस की थ्योरी है साथियों, वो पिटी और फियर के फैक्टर से जुड़ी होती है। जब हम कोई प्ले पढ़ते हैं, कोई प्ले हम देखते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम अपने इमोशंस को जोड़ लेते हैं उस प्ले के साथ, स्पेशली उसके प्रोटैगनिस्ट के साथ हम उस प्ले के इमोशंस को हम अटैच कर लेते हैं। और जब प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो पर कुछ अटैक होने वाला होता है, कुछ बुरा होने वाला होता है, तो वी फील पिटी फॉर हिम, और फियर हमें खुद लगता है। तो ऐसी थ्योरी कैथार्सिस की थ्योरी काम करती है। आइडियल ट्रेजिक हीरो मैंने आपको बताया था कि अरिस्टोटल ने 4 कैटेगरीज बताई हैं। उन 4 कैटेगरी में द 4th कैटेगरी इज द बेस्ट वन, कि आइडियल कैटेगरी में जो हीरो की कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है? अ वर्चुअस मैन बट नॉट टू वर्चुअस, एक गुणी व्यक्ति है पर पूरी तरह से गुणी नहीं है। अ परफेक्ट मैन बट नॉट टू परफेक्ट,
परफेक्ट मैन है लेकिन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी थ्रू हिज ऑन ट्रेजिक फ्लो। वो कहां से कहां आ रहा है? वो समृद्धता से, जो एक यूनिक उसकी पोजीशन है, उस पोजीशन से वो अपने पतन की तरफ आ रहा है, अपने फॉल की तरफ आ रहा है। पासिंग फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी थ्रू हिज ऑन ट्रेजिक फ्लो, दिस इज कॉल्ड आइडियल ट्रेजिक हीरो। ये आइडियल ट्रेजिक हीरो कहलाता है कि जो एक ऐसा व्यक्ति है जो गुणी है लेकिन पूरी तरह गुणी नहीं है, जो परफेक्ट है लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। और कहां से कहां आएगा? वो अपनी पोजीशन से फॉल की तरफ आएगा। और आप फॉर एग्जांपल आपने ओथेलो को देखा, फॉर एग्जांपल आप हैमलेट की अब यहां पर स्टडी करेंगे। हैमलेट में भी यही होना है, कहने को प्रिंस है और बाद में क्या हो जाएंगे? मिट्टी में खाक हो जाएंगे। और क्यों? अपनी खुद की गलती की वजह से। तो ये चीजें होती हैं जो हेमर्शिया को लेकर आती हैं और उसके साथ साथ जुड़ा होता है हमारा आइडियल ट्रेजिक हीरो। एंड कैसा होना चाहिए ट्रेजेडी का? एंड होना चाहिए कि जो स्टेज है दैट मस्ट बी लिटर्ड विद डेड बॉडीज, उसमें डेड बॉडीज मतलब फैली हुई होनी चाहिए, डेड बॉडीज होनी चाहिए। तो इस प्रकार का एक एंड भी ट्रेजेडी का होता है। तो ट्रेजेडी में ये सारी चीजें आती हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने इस प्ले की, जो कि हैमलेट है। हैमलेट जो ये प्ले है, और जैसा कि मैंने आपको बताया हैमलेट प्ले के बारे में कि हैमलेट प्ले जो है वो एक रिवेंज प्ले है, रिवेंज ट्रेजेडी है, ठीक है। और हैमलेट का जो कैरेक्टर है वो कॉन्फ्लिक्ट में जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट उसमें देखने को मिलता है। टू बी और नॉट टू बी से जुड़ा हुआ हैमलेट का ये किरदार है दोस्तों। और ये जो हैमलेट ट्रेजेडी है, दिस इज कंसीडर्ड द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। ध्यान रखना, जो ये प्ले है ये लॉन्गेस्ट माना जाता है शेक्सपियर का, द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इंक्लूडिंग 30,557 वर्ड्स। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो ये वर्ड्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कितने वर्ड्स इस प्ले में हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। हैमलेट की जो ट्रेजेडी है, जैसे कि मैंने बताया, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से इस ट्रेजेडी का नाम है, बट शॉर्ट में इसको हम हैमलेट बोलते हैं। हैमलेट प्ले है। अब हैमलेट जो ये लिखा गया, इट इज कंसीडर्ड दैट इट वाज रिटन बिटवीन 1599 टू 1601, ठीक है ना। 1599 से 1601 के बीच में इसको समझा जाता है, माना जाता है कि इसको कब लिखा गया? 1599 से 1601 के बीच में इस प्ले को लिखा गया था। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1603 क्वार्टो एडिशन। तो फर्स्ट इसको क्वार्टो एडिशन में 1603 में इसको पब्लिश किया गया था। अब दोस्तों सोर्स की बात आ जाती है, इसकी सोर्स क्या है? इसकी सोर्स क्या है? तो इसकी जो सोर्स है दोस्तों वो है हिस्टोरिया डैनिका। हिस्टोरिया डैनिका, अब हिस्टोरिया डैनिका क्या होती है? हिस्टोरिया डैनिका जिसको हम जेस्टा डैनोरम के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों एक चीज है, ठीक है ना, हिस्टोरिया डैनिका और जेस्टा डैनोरम। तो हिस्टोरिया डैनिका जिसको जेस्टा डैनोरम के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द फुल हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क, द फुल हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क, ठीक है ना, जिसका इसमें पूरा क्या है? द फुल हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क। और किसके द्वारा इसको लिखा गया है? बाय सैक्सो ग्रामेटिकस, बाय सैक्सो ग्रामेटिकस। और उसी में एक टेल आती है दोस्तों, द लेजेंड ऑफ एमलेथ, द लेजेंड ऑफ एमलेथ, ये इसकी सोर्स बनती है। तो सोर्स तो सभी है ये, बट ये इसकी स्टोरी है, ठीक है। और ये जो है ये सोर्स है, मेजर सोर्स हिस्टोरिया डैनिका, ठीक है, जिसको जेस्टा डैनोरम के नाम से भी जाना जाता है। द फुल हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क है किसके द्वारा? बाय सैक्सो ग्रामेटिकस के द्वारा। और ये जो इसकी टेल है वो कौन है? वो कौन सी टेल है? तो लेजेंड ऑफ एमलेथ। तो कुछ भी इनमें से आ जाए तो दिस इज, ये सोर्स है इसकी, दिस इज द सोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। ये हैमलेट प्ले की सोर्स है, ठीक है। हैमलेट प्ले की सोर्स ये है हमारी हिस्टोरिया डैनिका, ठीक है, द फुल हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क, जेस्टा डैनोरम, एंड द टेल इज लीजेंड ऑफ एमलेथ। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे, इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्ले की सेटिंग कहां हुई है? तो इस प्ले की सेटिंग कहां हुई है? इस प्ले की सेटिंग हुई है डेनमार्क में। कहां हुई है इस प्ले की सेटिंग? इस प्ले की सेटिंग डेनमार्क में है। तो डेनमार्क में ये प्ले सेट है, जैसे कि आपने ओथेलो को पढ़ा, ओथेलो वेनिस और साइप्रस को डील करता है सेटिंग जो है, और ये जो इस प्ले की सेटिंग है वो डेनमार्क की सेटिंग है। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हैमलेट जो प्ले है इसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क।
क्या पूरा नाम है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क इसका नाम है दोस्तों। शॉर्ट में हम इसको हैमलेट के नाम से जानते हैं। हैमलेट एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी मैंने आपको बताई दिया कि क्या होती है, और ये एक लॉन्गेस्ट प्ले है इंक्लूडिंग 357 वर्ड्स। इट मींस 30,557 वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है शेक्सपियर का, और इट वॉज रिटन between 1599 to 1604 and published in 1603 in quarto edition. The source of this play is Historia Danica Justa Danorum, the full history of Denmark by Saxo Grammaticus and known as the legend of Hamlet. It means this is the tale. ये टेल है जो लेजेंड ऑफ हैमलेट के नाम से जानी जाती है, एंड द सेटिंग ऑफ द प्ले इज इन डेनमार्क। ठीक है ना, जो इस प्ले की सेटिंग है वो कहां है दोस्तों? वो डेनमार्क में है। जो सेटिंग कहां पर है इस प्ले की? डेनमार्क में है। इतना आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था किसी भी प्ले को पढ़ने से पहले, उसकी कहानी को समझने से पहले आपको उनके किरदारों से रूबरू होना बहुत जरूरी है। उनके किरदारों को समझना जरूरी है, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि किरदारों की रूह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहले तो हम मेजर की बात करेंगे, देन लेटर माइनर कैरेक्टर्स। उसके बाद जो इसमें माइनर कैरेक्टर्स आएंगे, अदर कैरेक्टर्स आएंगे, उनकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्ले है हैमलेट प्ले, इसमें हैमलेट की बात हम करते हैं। सबसे पहले हैमलेट का कैरेक्टर आता है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो इसके प्ले के कैरेक्टर्स है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं इसकी आपको पिक आपको सेंड कर दूंगा। जो इनकी एक्चुअल टेक्स्ट है उससे इनके कैरेक्टर्स की पिक जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कि उसके अकॉर्डिंगली आप इनके कैरेक्टर्स को तैयार करेंगे अच्छी तरह से। क्योंकि अब मैं समझा रहा हूं, एक बार आपको फिर जब आप उसको उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से कैरेक्टर्स समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे बीच में कैरेक्टर आता है दोस्तों, वो आता है हैमलेट का कैरेक्टर। हैमलेट का कैरेक्टर जैसे कि आप जानते हैं, जो ये हैमलेट के कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, हैमलेट जो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। कौन है हैमलेट? हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये डेनमार्क के राजकुमार हैं। एक्सक्यूज मी गाइस। सॉरी गाइस। तो हम बात कर रहे थे ये जो ट्रेजेडी है, जो हैमलेट की ट्रेजेडी है, इसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैरेक्टर्स को जानना बहुत जरूरी होता है। और हम चल रहे थे हैमलेट के पास। हैमलेट जो है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। तो इस प्ले में दो हैमलेट हमें देखने को मिलेंगे, एक तो प्रिंस हैमलेट और दूसरे किंग हैमलेट। ठीक है, प्रिंस हैमलेट जो कि किंग हैमलेट का बेटा है, प्रिंस हैमलेट, और किंग हैमलेट इस समय जीवित नहीं है। कहानी के अकॉर्डिंगली जो कहानी चलती है उस समय कहानी में जीवित नहीं है कौन? किंग हैमलेट। लेकिन जीवित ना होकर भी उनका जो एक इंपैक्ट है वो हमें प्ले में देखने को मिलता है, क्योंकि जो घोस्ट है, घोस्ट इन द प्ले जो है, घोस्ट इन द प्ले प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। घोस्ट बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये मानो कि ये कहानी जो है घोस्ट की बातों के कारण ही चलती है, घोस्ट की बातों के कारण ही मूव होती है। तो किंग हैमलेट का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो ना होकर भी, प्ले में ना होकर भी अपनी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, वो है किंग हैमलेट का कैरेक्टर। तो किंग हैमलेट आप समझ गए होंगे। किंग हैमलेट जो है वो फॉर्मर किंग थे डेनमार्क के, ठीक है,
और अपीयर्स एज घोस्ट इन द प्ले, और घोस्ट के रूप में इस नाटक में दिखाई पड़ते हैं। एंड प्रिंस हैमलेट इज द सन ऑफ किंग हैमलेट। जो किंग हैमलेट का बेटा है वो है प्रिंस हैमलेट। राजकुमार हैमलेट जो है किसका बेटा है? किंग हैमलेट का बेटा है राजकुमार हैमलेट यानी कि प्रिंस हैमलेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस कहानी में एक कैरेक्टर आता है दोस्तों क्लॉडियस का। किसका कैरेक्टर आता है? क्लॉडियस का कैरेक्टर आता है इस कहानी में। अब ये क्लॉडियस कौन है? क्लॉडियस जो है, क्लॉडियस हैमलेट के चाचा हैं। कौन है क्लॉडियस? क्लॉडियस जो है वो हैमलेट के अंकल हैं। इसके साथ साथ हैमलेट्स मदर्स हस्बैंड, हैमलेट की मां के जो हस्बैंड है वो क्लॉडियस हैं। अब ऐसा कैसे? क्योंकि हैमलेट के फादर की हत्या के बाद में जो एक्चुअली मर्डर ही हुआ था उनकी हत्या की गई थी, और उनकी हत्या के बाद में हैमलेट के चाचा क्लॉडियस ने राज्य पे तो पूरा कब्जा कर ही लिया था, इसके साथ साथ उनकी पत्नी से भी शादी कर ली थी क्लॉडियस से, तो किंग हैमलेट की पत्नी से। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये गर्ट्यूड का हस्बैंड भी है इस समय जो क्लॉडियस है, और इसके साथ साथ ये हैमलेट का चाचा है। और इस कहानी का जो मेन विलेन है दोस्तों वो भी क्लॉडियस ही है। तो यहां पर जो क्लॉडियस है वो विलेन के रूप में इस कहानी में हमें दिखाई पड़ता है। हु इज द विलन इन द प्ले हैमलेट? योर आंसर विल बी क्लॉडियस। क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा क्लॉडियस। क्लॉडियस कौन है? क्लॉडियस विलन है। किस प्ले में विलन है? हैमलेट प्ले में विलन है क्लॉडियस। और किसने किंग हैमलेट को मारा था? हु किल्ड किंग हैमलेट? योर आंसर विल बी क्लॉडियस विद गर्ट्यूड। क्लॉडियस ने गर्ट्यूड के साथ मिलकर जो था किंग हैमलेट की हत्या की थी। ठीक है ना? किंग हैमलेट की हत्या जो की थी वो किसने की थी? यहां पर क्लॉडियस ने किसके साथ मिलकर की थी? गर्ट्यूड जो उसकी पत्नी थी, मतलब किंग हैमलेट की, और जो लेटर क्लॉडियस की पत्नी बन गई। और इन्होंने ये सारे में एक बात फैला दी थी, सारे में इस तरह से बात फैला दी थी कि जो किंग हैमलेट है उनकी सांप के काटने से, उसके जहर से मृत्यु हुई है, और ये बात लोगों ने एक्सेप्ट भी कर ली थी। लेकिन जो घोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, घोस्ट का रोल बहुत बड़ा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रोल है घोस्ट का। घोस्ट ने सारी पिक्चर ही बदल डाली, वो तस्वीर ही बदल गई। तस्वीर कैसे बदली? जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह तस्वीर पूरी कैसे बदल गई साथियों। अब हम बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की, हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो वो कैरेक्टर हमारे बीच में आता है गर्ट्यूड का कैरेक्टर। अब ये गर्ट्यूड कौन है? गर्ट्यूड जो है वो किंग हैमलेट, फॉर्मर जो किंग रहे डेनमार्क के, उनकी पत्नी, और इस समय वाइफ टू क्लॉडियस। इस समय क्लॉडियस की पत्नी है ये जो गर्ट्यूड है, और हैमलेट की मदर है। हैमलेट की मदर है जो गर्ट्यूड है। तो ये इतने कैरेक्टर आपके क्लियर हो गए दोस्तों। ये मेजर कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो मेजर कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले किंग हैमलेट का कैरेक्टर है। किंग हैमलेट जो है वो कौन है? किंग हैमलेट राजा है, ठीक है ना? वो राजा है, और इसके अलावा उनकी हत्या हो चुकी है, और वो एक घोस्ट के रूप में भी अपीयर होते हैं इस प्ले में। दूसरा आता है प्रिंस हैमलेट। प्रिंस हैमलेट जो है वो किंग हैमलेट के बेटा है, प्रिंस हैमलेट जो है, और वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। इसके साथ क्लॉडियस है। क्लॉडियस हैमलेट का चाचा है, और इसके साथ साथ वो हैमलेट की माँ का हस्बैंड भी है। तो ये क्लॉडियस है। गर्ट्यूड कौन है? गर्ट्यूड जो फॉर्मर किंग हुए उनकी वाइफ है हैमलेट की, और इस समय जो प्रेजेंट किंग है क्लॉडियस, उनकी पत्नी है गर्ट्यूड। तो इतना आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टर हमारे बीच में आता है होरेशियो का कैरेक्टर। होरेशियो कौन है? होरेशियो ये जो कैरेक्टर है, होरेशियो का कैरेक्टर, ये है हैमलेट का फ्रेंड। इसमें क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि होरेशियो का कैरेक्टर किस प्ले से जुड़ा हुआ है, या फिर किस प्ले में पार्ट प्ले करता है होरेशियो का कैरेक्टर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा हैमलेट प्ले, ठीक ना? हैमलेट में होरेशियो का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। कौन से प्ले में देखने को मिलता है? हैमलेट प्ले में हमें होरेशियो का कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो इन विच प्ले? इन द प्ले हैमलेट, हैमलेट प्ले में।
और हेमलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेमलेट जो ये प्ले है ये रिवेंज ट्रेजेडी है। टू बी और नॉट टू बी में ये प्ले पूरा चलता है और इसमें कैरेक्टर्स के हमने डिस्कस, अभी मैंने आपको फिलहाल कैरेक्टर्स जो बताए हैं, किंग हेमलेट का, प्रिंस हेमलेट का, क्लॉडियस का और गर्ट्यूड का, और एक कैरेक्टर जो अभी बिल्कुल अभी ऐड करा है हमने वो है होरेशियो का कैरेक्टर जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो ये कैरेक्टर्स आपको इतने क्लियर हो गए होंगे। होरेशियो जो है वो हेमलेट का फ्रेंड है और इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका आती है होरेशियो की। और होरेशियो का एक इंपॉर्टेंस अलग से हमें देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि जब घोस्ट के बारे में पता चलता है तो इट वॉज होरेशियो, वो होरेशियो था जो हेमलेट को इसके बारे में सूचना देता है कि भाई जो बर्नार्डो, फ्रांसिस्को और मार्सिलस ने जो है तुम्हारे फादर का घोस्ट देखा है, उसकी सूचना हेमलेट को दी जाती है। और इतना ही नहीं, होरेशियो हर कदम पर हेमलेट के साथ रहता है और लास्ट में जब एक बहुत बड़ी एक आपदा, एक ट्रेजेडी ये घटित होती है, जब सभी लोग मृत्यु के कगार पर होते हैं और स्पेशली हेमलेट भी मरने वाला होता है, हेमलेट की भी मृत्यु होने वाली होती है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है हेमलेट, तो उस समय वो अपना एक सक्सेसर के रूप में, अपने उत्तराधिकारी के रूप में, इनहेरिटेंस के रूप में वो किसको अपना जो है उत्तराधिकारी बनाता है, वो होरेशियो को ये जिम्मेदारी देता है। होरेशियो से कहता है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो डेनमार्क की देखभाल कर पाएगा, जो डेनमार्क को संभाल पाएगा, और तुम ही काबिल हो, तुम ही ट्रस्टवर्दी हो। तो वो उसको ये जिम्मेदारी देकर जाता है, जबकि होरेशियो तब भी मना करता है कि नहीं, मुझे इतना मतलब इतनी जिम्मेदारी मत दो। लेकिन ये दोस्ती थी, कहते हैं ना, ये दोस्ती, जो दोस्ती होती है वो बहुत बड़ा बॉन्ड होता है और सच्ची जो दोस्ती होती है, सच्ची दोस्ती में कुछ जो है व्यक्ति एक दूसरे के लिए बलिदान कर देता है। तो ऐसा एक दोस्ती का मिसाल हमें देखने को मिलता है कि किसमें, इस प्ले हेमलेट में होरेशियो और हेमलेट की जो दोस्ती है वो वास्तव में एक काबिल तारीफ दोस्ती शेक्सपियर के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, होरेशियो के बाद हम बात करेंगे पोलोनियस की। अब ये पोलोनियस कौन है? कौन है ये पोलोनियस? पोलोनियस के कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं कि जो पोलोनियस का कैरेक्टर है दोस्तों, ये जो पोलोनियस है ये लॉर्ड चैम्बरलेन है। पोलोनियस कौन है? पोलोनियस लॉर्ड चैम्बरलेन है। लॉर्ड चैम्बरलेन आप जानते ही होंगे कि यहां पर जो पोलोनियस है उनको एक पोस्ट मिली हुई है, एक पोस्ट हुआ करती थी लॉर्ड चैम्बरलेन की पोस्ट, तो वो पोस्ट पोलोनियस की है। तो पोलोनियस जो है उस पोस्ट को यहां पर रखते हैं और इसके साथ साथ उनका रोल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो पोलोनियस है वो लॉर्ड चैम्बरलेन तो है ही है, इसके साथ साथ ओफिलिया के फादर हैं पोलोनियस। किसके फादर हैं? ओफिलिया के फादर हैं पोलोनियस। अब ये ओफिलिया कौन है? हु इज दिस ओफिलिया? तो दोस्तों ओफिलिया की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती, क्योंकि जब हीरो है कहानी में तो हीरोइन का होना भी बनता है। और हीरो कौन है? हीरो है प्रिंस हेमलेट और उसकी जो प्रेमिका है, प्रिंस हेमलेट की जो प्रेमिका है उनका नाम है ओफिलिया। और ओफिलिया कौन है? ओफिलिया प्रिंस हेमलेट की एक तरफ तो बिलव्ड, हम कहेंगे कि प्रिंस हेमलेट की बिलव्ड है, और दूसरी तरफ पोलोनियस डॉटर, ये पोलोनियस की बेटी है। पोलोनियस की बेटी कौन है? पोलोनियस की बेटी का नाम है ओफिलिया। और ये वो ओफिलिया है जो अपना, जिसे कहते हैं कि पूरा सब कुछ डेडिकेटेड, पूरा सब कुछ वार देती है हेमलेट के ऊपर अपने प्रेम में, और हेमलेट को वो अपनी लाइफ में बहुत एक महत्वपूर्ण जगह देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। शी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हेमलेट। लेकिन हेमलेट जो है यहां पर इस मामले में, प्रेम के मामले में हेमलेट थोड़ा सा फेल हो जाता है। और ये फेल कैसे हो जाता है दोस्तों कि जब हेमलेट जो है सच्चाई को पता लगाने की सोचता है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, क्या जो घोस्ट ने कहा है वो बात बिल्कुल सही है या नहीं है, तो उस बात को लेकर यहां पर हेमलेट सोचता है कि वो पागलपन की एक्टिंग करेगा, ठीक है ना, पागलपन की एक्टिंग करेगा। और इस बीच में जो ओफिलिया है वो ओफिलिया तक को भी नहीं पहचान पाता और उससे दूर हो जाता है। जब ओफिलिया से दूर है हेमलेट तो ओफिलिया भी पागल सी हो जाती है और उसको हेमलेट का ये रेस्पॉन्स देखने को मिलता है जब हेमलेट ये तक कह देता है कि कौन ओफिलिया, मैं किसी ओफिलिया को नहीं जानता।
तो यहां पर बेचारी ओफिलिया पागल सी हो जाती है, प्रेम में पागल हो जाती है बल्कि हम ये कहेंगे, और वो एक तालाब में डूबकर खुद की जान दे देती है। तो वो ओफिलिया हैमलेट के मतलब एक तरह से, अब ये भी इस पर हैमलेट को लेकर ये भी वो लगता है, क्रिटिक्स इस बात को भी कहते हैं कि हैमलेट जो था वो पागल होने की एक्टिंग कर रहा था या फिर वो वास्तव में पागल हो चुका था। इस बात को लेकर भी बहुत सारे क्रिटिकल चीजें आती हैं, क्रिटिकल सोर्स आते हैं इस चीज को लेकर कि हैमलेट जो था वास्तव में वो पागल था या पागल होने की एक्टिंग कर रहा था। तो दोस्तों अगर जो हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि हैमलेट पागलपन की एक्टिंग करते करते काफी हद तक पागलपन को अपने अंदर उतार चुका था। इस प्रकार का हैमलेट हो चुका था। लेकिन हैमलेट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हैमलेट को यह डाउट था कि अगर जो ओफिलिया को मैंने सच्चाई के बारे में बताया तो शायद जो है ओफिलिया अपने पेट तक इस बात को नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसको यह पता था, और दोस्तों आपको पता ही है कि शेक्सपियर ने ही कहा है कि औरतों के पेट में कोई बात पचती नहीं है। तो वही बात यहां इस प्ले में हमें देखने को मिलती है। हैमलेट ने इस बात को सोचकर कि ओफिलिया जो कि एक स्त्री है वो इस बात को पचा नहीं पाएगी और फिर मेरा जो एक तरह से भांडा है वो फूट जाएगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो उसने इस बात को लेकर ओफिलिया को नहीं बताया था। उसे क्या पता था कि ओफिलिया जो है उसके प्यार में जान भी दे देगी। तो ये सारी चीजें हैं, और जब वो मर जाती है उसके बाद भी बहुत क्लाइमैक्स आता है। बहुत इंटरेस्टिंग ये प्ले होने वाला है साथियों, बस जुड़े रहे आप मेरे साथ, ठीक है। और बहुत ही एक एंटरटेनिंग वे में मैं आपको जिस तरह से आपको ओथेलो पढ़ाया है उसी तरह से ये प्ले भी आपको पूरा तैयार कराऊंगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको ध्यान से सुनना है और एक लगाव के साथ आपको इसको सुनना है, तैयार करना है। आप इस तरह से तैयार करेंगे तो कुछ भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इतने कैरेक्टर्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे भी हम बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो ये मेजर कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं इनको समझना, इनको तैयार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है वो है किंग हैमलेट का, जो कि राजा थे डेनमार्क के, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी क्लॉडियस के द्वारा और गर्ट्यूड के द्वारा मिलकर। और किंग हैमलेट के बाद प्रिंस हैमलेट आता है। प्रिंस हैमलेट जो कि डेनमार्क के राजकुमार हैं और किंग हैमलेट का बेटा है। इसके बाद कैरेक्टर आता है क्लॉडियस का। क्लॉडियस जो कि गर्ट्यूड का हस्बैंड है और हैमलेट का चाचा है, और किंग हैमलेट का भाई है जो क्लॉडियस है। इसके बाद जो क्वीन गर्ट्यूड है ये क्वीन ऑफ डेनमार्क है और हैमलेट की मदर है क्वीन गर्ट्यूड। क्वीन ऑफ डेनमार्क ये जब राजा हैमलेट से शादी मतलब कर रखी थी इन्होंने, तब भी ये क्वीन थी। इसके बाद में इन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा, क्लॉडियस से शादी कर ली, तो ये तब भी क्वीन है। तो ये क्वीन ऑफ डेनमार्क है जो गर्ट्यूड है। इसके बाद दोस्तों कैरेक्टर इसमें आता है हमारा होरेशियो का। होरेशियो जो है वो हैमलेट का मित्र है, हैमलेट का फ्रेंड है, और वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ये कौन, मतलब होरेशियो का कैरेक्टर जो है। इसके साथ साथ फिर आता है हमारा जो कैरेक्टर है पोलोनियस का। पोलोनियस कौन है? ये लॉर्ड चैम्बरलेन है जो पोलोनियस है, और जिसको हम कहेंगे चीफ काउंसलर। ये राजा का मुख्य सलाहकार है जो पोलोनियस है, एंड फादर ऑफ ओफिलिया। और ये ओफिलिया का फादर है। ओफिलिया जो कि एक बहुत ही सुंदर एक लड़की है, और एक ऐसी सुंदर लड़की जिससे हैमलेट मोहब्बत करता है। तो ऐसी लड़की है ओफिलिया। तो ओफिलिया से हैमलेट जो है बहुत बेपनाह प्यार करता है, और ओफिलिया भी हैमलेट से उतनी ही मोहब्बत करती है। अब लेकिन बात ये आ जाती है कि अब इस बात को कि किस प्रकार से हैमलेट रिएक्ट करेगा। क्या हैमलेट जो है वो ओफिलिया के सपनों को पूरा कर पाएगा, या फिर ओफिलिया के सपने अधूरे रह जाएंगे। तो ये चीजें आपको कहानी को जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, सुनेंगे उसको, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पोलोनियस आपको पता चल गया और ओफिलिया पता चल गई। इसके बाद दोस्तों हमारे बीच में कैरेक्टर आता है लेएटिस का। किसका कैरेक्टर आता है? लेएटिस का कैरेक्टर आता है। अब ये लेएटिस कौन है? लेएटिस कौन है? लेएटिस है पोलोनियस का बेटा, और पोलोनियस का बेटा यानी कि ओफिलिया का भाई। ओफिलिया के भाई का नाम क्या है? लेएटिस। ओफिलिया के भाई का नाम है लेएटिस। क्या नाम है ओफिलिया के भाई का?
लेएटिस नाम है। और दोस्तों लेएटिस का रोल भी कम नहीं है। जब बात यह आती है, क्लॉडियस जो है यहां पर एक चाल चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया विलेनी कैरेक्टर है और वो अपनी जो है चाल तो उसे चलनी ही है। जब क्लॉडियस ये चाल चलता है कि क्लॉडियस ये कहता है कि तुम्हारे जो फादर और तुम्हारी जो सिस्टर की मौत का जिम्मेदार है वो कोई नेचुरल डेथ नहीं है, वो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उसकी मौत का जिम्मेदार है हैमलेट, जो प्रिंस हैमलेट है, और तुम्हें इससे बदला लेना होगा। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मेजर सीन आता है जब ग्रेव डिगिंग वाला सीन आता है दोस्तों, ओफिलिया की कब्र वाला सीन आता है। तो उस समय जब इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है वो भी बहुत एक अद्भुत दृश्य है। और बाद में जो एक द्वंद्व हमें, जो एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक लड़ाई है इन दोनों के बीच में, वो देखने को मिलेगी, जो कि क्लॉडियस के द्वारा अरेंज कराई जाती है। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। तो ये जो लेएटिस है ये कम रोल अदा नहीं करता, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है इस प्ले में। जो और लेएटिस जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये हमेशा ओफिलिया से ये कहता था, जब इसको पता चला कि ओफिलिया जो है नजदीकियां बढ़ा रही है हैमलेट से और हैमलेट से उसको प्यार हो रहा है, तो वो हमेशा उसको सजेस्ट करता था, ओफिलिया को सलाह देता था कि वो हैमलेट से दूरी बनाए रखे, यही उसके लिए और उनके परिवार के लिए बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन भाई कहते हैं कि इश्क पर किसका बस चलता है, तो यहां पर ओफिलिया के ऊपर भी उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ और वो अपने प्रेम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करती रही। लेकिन अंजाम क्या हुआ दोस्तों? इसका अंजाम मिला मौत, जो ओफिलिया थी। तो कहीं ना कहीं हैमलेट ने गलत तो किया ओफिलिया के साथ, तो लेकिन ये तो ट्रेजेडी की खासियत है, ट्रेजेडी में ऐसा होता भी है। ट्रेजेडी में अगर जो ये एलिमेंट्स ना हो, ये फीचर्स ना आए, तो फिर उन्हें ट्रेजेडी कौन कहेगा? तो यही ट्रेजेडी में यहां पर हमें देखने को मिला। उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में भी मुझे रिप्लाई करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो क्लियर है या नहीं है। अब इसके बाद हम आगे कैरेक्टर्स पर बढ़ते हैं दोस्तों। अब कैरेक्टर्स हमारे आ जाते हैं। ये कैरेक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट तो है लेकिन माइनर कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, इतने मेजर नहीं है। मेजर कैरेक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपके साथ हैमलेट का कैरेक्टर डिस्कस किया, क्लॉडियस का कैरेक्टर डिस्कस किया और इसके अलावा गर्ट्यूड का कैरेक्टर डिस्कस किया, होरेशिया की बात की हमने, पोलोनियस की बात की और इसके अलावा लेएटिस की बात की। अब हम आ जाते हैं वोल्टीमेंट और कॉर्नेलियस की तरफ। वोल्टीमेंट और कॉर्नेलियस कौन है? ये दोस्तों ये है कोर्टियर्स। वोल्टीमेंट और कॉर्नेलियस कौन है? ये कॉर्टियर्स हैं, ये दरबारी हैं। इसके अलावा रोसेनक्रेंट्स और गिल्डस्टर्न, ये ध्यान रख लेना, रोसेनक्रेंट्स और गिल्डस्टर्न कौन है? ये हैमलेट के फ्रेंड्स हैं। रोसेनक्रेंट्स और गिल्डस्टर्न कौन है? ये हैमलेट के फ्रेंड्स हैं। मैं आपको इसकी पिक जो है पूरे कैरेक्टर्स की अभी जैसे ही मैं वीडियो का लिंक भेजता हूं, उसके साथ ही साथ मैं आपको कैरेक्टर्स की लिंक जो पिक है वो भी मैं आपको अभी भेज दूंगा, क्योंकि बाद में फिर बात ही हो जाती है, मैं बिजी हो जाता हूं, तो इनकेस फिर वो बाद में पहुंच पाती है। तो मैं हैंड टू हैंड आपको इसकी पिक आपको तुरंत भेज रहा हूं इसके लिंक के साथ ही। जैसे ही आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आपको कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, तो आप उनको देखें, कहानी को पढ़ें, सुने, अच्छी तरह से उनको तैयार करें। उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब इसके बाद ऑसरिक के कैरेक्टर आता है दोस्तों। ऑसरिक कौन है? ऑसरिक एक कॉर्टियर है, एक दरबारी है ऑसरिक जो है। इसके बाद कैरेक्टर आता है मार्सेलस का। मार्सेलस का कैरेक्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बर्नाल्डो और मार्सेलस जो है, बर्नाल्डो, मार्सेलस और फ्रांसिस को, ये जो है जब आपस में बातें करते हैं, तो स्पेशली वो बातें करते हैं जब स्टार्टिंग के एक्ट में हमें यही तीन मुख्य किरदार हमें स्टार्टिंग में दिखाई देंगे। एक तो हमें यहां पर बर्नार्डो दिखाई देगा, फ्रांसिस्को दिखाई देगा। बर्नार्डो जो कि एक ऑफिसर है, फ्रांसिस्को जो कि एक सोल्जर है, और इसके साथ साथ हमें यहां पर दिखाई देगा मार्सेलस जो कि एक ऑफिसर है। और ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं, और किसके बारे में बातें कर रहे हैं? ये बात करते हैं हैमलेट के घोस्ट को लेकर। मतलब जो किंग हैमलेट है उनका जो घोस्ट है वो दिखाई पड़ा है, तो उनके एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट की मैं बात बता रहा हूं, तो वहां पर ये बातें करते हैं उस घोस्ट को लेकर, डर भी जाते हैं, बहुत सारे भयभीत हो जाते हैं। बात ये होरेशियो को बताते हैं, होरेशियो जो कि हैमलेट का फ्रेंड है, और होरेशियो इस बात को हैमलेट को बताता है। अब हैमलेट तो भैया एक कंफ्यूज व्यक्ति है, उसके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं,
बहुत कुछ सोचता है वो, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा उस दुर्ग पर, उस किले पर जाएगा और वहां पर जाकर वो मिलेगा किससे? अपने फादर के घोस्ट से वो जरूर मिलेगा, उससे बात जरूर करेगा और फादर के घोस्ट से बात भी होती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कंफ्यूजन तो बना ही रहता है हैमलेट के कैरेक्टर में, विश्वास करूं ना करूं, ये तो एक सुपरनैचुरल है ये, और मुझे क्या जो सुपरनैचुरल चीजें हैं, जो घोस्ट हैं, क्या उन जैसी चीजों पर मुझे विश्वास करना चाहिए? करूं या ना करूं, वो सिचुएशन आपको लास्ट तक भी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद दोस्तों इसमें एक कैरेक्टर आता है 14 ब्रैस का कैरेक्टर। ये जो 14 ब्रैस का कैरेक्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें प्रेजेंट 14 ब्रैस है वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। कौन है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे। अब इनका भी किस्सा अलग ही आता है, क्योंकि जो किंग हैमलेट थे उन्होंने नॉर्वे के जो राजा थे, किंग ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे के जो राजा थे जिनका नाम था 14 ब्रास। नॉर्वे के राजा कौन थे? नॉर्वे जो कि एक पड़ोसी राज्य है, उसके राजा थे 14 ब्रास, और 14 ब्रास को उन्होंने मार दिया था। ठीक है ना? 14 ब्रास को किसने मार दिया था? 14 ब्रास को किंग हैमलेट ने मार दिया था। और जब किंग हैमलेट ने 14 ब्रास को मार दिया था तो अब इस बात को लेकर जो प्रिंस 14 ब्रास है, प्रिंस 14 ब्रास कहीं ना कहीं इस बात का बदला भी लेना चाहेगा। जो प्रिंस 14 ब्रास है वो इस बात का बदला लेना चाहेगा। वो लीड करेगा किसकी तरफ? डेनमार्क की तरफ लीड करेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि क्या वो डेनमार्क पर वास्तव में हमला करेगा, या फिर उसका हमला चूक जाएगा, या फिर डेनमार्क की जगह उसका कोई और प्लान आ जाएगा। तो ये देखने के लिए जुड़े रहना मेरी इस कहानी से दोस्तों, जो कि मैं आपको पूरी ये कहानी पढ़ाने वाला हूं, और अच्छी तरह से आपको सुनना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे। तो 14 ब्रास का रोल भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो कम इंपॉर्टेंट ये रोल नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक कैरेक्टर आता है इसमें रेनाल्डो का। अभी रेनाल्डो कौन है? रेनाल्डो पोलोनियस का सर्वेंट है। पोलोनियस जो कि काउंसलर है, जो कि लॉर्ड चैम्बरलेन है, जो कि ओफिलिया का फादर है, और उसका सर्वेंट कौन है? उसका सर्वेंट है, उसका असिस्टेंट है रेनाल्डो। कौन है? रेनाल्डो। रिनोल्ड पेन याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा रेनाल्डो। ठीक है ना? रेनाल्डो कौन है? रेनाल्डो पोलोनियस का सर्वेंट है रेनाल्डो। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है, जो प्ले के कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो प्ले इन प्ले होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्ले में, शेक्सपियर के प्ले में प्ले इन प्ले है और उसका नाम क्या है। उस प्ले को दो नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो दो कौन से नाम हैं ये भी मैं आपको जब मैं कहानी समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। वो दो नाम जिन नाम से प्ले इन प्ले जाना जाता है, हैमलेट में प्ले इन प्ले आता है। और प्ले इन प्ले होता क्यों है? प्ले इन प्ले इस वजह से होता है क्योंकि जब दोस्तों ऐसा होता है कि किसी ने कुछ बुरा किया है, किसी ने कुछ गलत किया है, और उस समय हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में इस व्यक्ति ने गलत किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए हमें कहते हैं ना कि फेस रीडिंग करना, फेशियल एक्सप्रेशंस को जानना बहुत जरूरी होता है। और एक कहावत भी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वही चीज है कि अगर जो हम उस तिनके तक पहुंचने की कोशिश करें, उस बात को जानने की कोशिश करें, तो हमें कुछ फैक्ट उसके सामने रखने पड़ते हैं, और वो उन फैक्ट से या तो घबरा जाता है, डर जाता है, भाग जाता है, ऐसा ही होता है। और इसी चीज के लिए हैमलेट ने भी इस नाटक में, जो हैमलेट प्ले है, हैमलेट प्ले में प्ले इन प्ले का आयोजन किया। ठीक है, और जो वो प्ले होता है उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसमें यहां पर मर्डर सीन दिखाया जाएगा, और मर्डर सीन जो दिखाया जाएगा, टाइटल बदला हुआ है जो प्ले का, लेकिन सीन उसी से रिलेटेड है कि किस प्रकार से, जैसा कि भूत ने बताया था हैमलेट को कि मेरी हत्या नहीं, मेरी जो हत्या हुई है, मेरी हत्या की गई है, मुझे किसी सांप ने नहीं काटा है, मेरी हत्या की गई है, तो बेटा तुझे मेरी इस मौत का बदला लेना होगा, और तुझे अपने चाचा को मृत्यु के घाट उतारना होगा, उसे मारना होगा, लेकिन अपनी मां को बेटा कुछ मत कहना, अपनी मां को कुछ मत कहना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो जो भूत है, जो घोस्ट है, यानी कि किंग हैमलेट है, वो आज भी मरने के बाद भी जो है किससे जुड़ा हुआ है? वो क्वीन गर्ट्यूड से जुड़ा हुआ है। वो उससे प्यार, मतलब अभी भी प्यार करता है किंग गर्ट्यूड से। वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि मरने के बाद भी रहेंगी आंखें खुली, आदत जो पड़ गई है तेरे इंतजार की।
तो वही चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है कि किंग हैमलेट मर चुका है, उसका घोस्ट है, लेकिन आज भी वो मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है और बेइंतहा प्यार करता है। किससे करता है? वो गर्ट्यूड से करता है। यही तो कारण है कि वो अपने बेटे से ये कहता है कि तुझे क्लॉडियस को तो मारना है, लेकिन बेटा गर्ट्यूड को कुछ मत कहना, उसको कुछ मत कहना। और उसका एक दृश्य आपको तब देखने को मिलेगा साथियों कि जब जो किंग हैमलेट है, जब ये प्ले होता है और इस प्ले का आयोजन किया जाता है, उनको फेस रीड करना चाहता है वो, और जब वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है तो गर्ट्यूड वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो सीन दिखाया गया उस प्ले में और वो सारा दृश्य दिखाया गया। तो वहां पर जो गर्ट्यूड है सॉरी भाग जाती है वहां से, और साथ साथ क्लॉडियस भी वहां से भाग जाता है। और जब गर्ट्यूड वहां से जाती है तो उस समय जो ये हैमलेट है, ये प्रिंस हैमलेट पीछे पीछे जाता है, और जब वो गर्ट्यूड को धक्का देता है तो गर्ट्यूड कहती है बेटा मुझे कुछ मत कहना, बेटा मुझे मत मारना, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। तो हैमलेट ये कहता है कि तुम मेरी मां नहीं हो, तुम मेरे चाचा की पत्नी हो, तुम मेरी मां नहीं हो सकती। और तो अब गर्ट्यूड डर जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसको मारता नहीं है, क्योंकि घोस्ट ने क्या कहा था, भूत ने यह कहा था कि बेटा क्लॉडियस को तो मार देना, अपने चाचा को तो मार देना, लेकिन अपनी मां को कुछ मत कहना, अपनी मां को कुछ मत कहना। तो इस वजह से उसने जो था गर्ट्यूड को नहीं मारा, लेकिन फिर भी गर्ट्यूड का अंत निश्चित है। अब देखने वाली बात यह भी इंटरेस्टिंग होने वाली है कल कि गर्ट्यूड की मृत्यु आखिर होगी कैसे। अगर हैमलेट नहीं मारेगा गर्ट्यूड को तो गर्ट्यूड की मृत्यु कैसे होगी, कौन मारेगा गर्ट्यूड को, किस तरह से गर्ट्यूड की मृत्यु होगी, वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो ध्यान से आपको सुनना है, अच्छी तरह बने रहना है, कैरेक्टर्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, अगर जो आप दिल लगाकर पढ़ते हैं, बिल्कुल पैशन के साथ पढ़ते हैं, तो सब कुछ आपको बिल्कुल आसान लगेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे मानो आप एक चलचित्र जो है आपके सामने चल रहा हो, आंखों के सामने पूरी पिक्चर चल रही हो, इस प्रकार से वो आपको तस्वीर दिखाई देगी साथियों। तो अब एक बार मैं फिर से जो भी मैंने आज आपको बताया है उसका एक छोटा सा रिवीजन मैं यहां पर आपको करा देता हूं। दोस्तों, ये जो स्टोरी है, जो हैमलेट की कहानी है, जैसे हैमलेट जिसको हम जानते हैं द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से इस कहानी को हम जानते हैं। इसका अगर जो हम नाम देखें दोस्तों शॉर्ट में, तो इसका नाम आता है हैमलेट, शॉर्ट में इसको हैमलेट कहते हैं, जो कि एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी क्या होती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये लॉन्गेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो योर आंसर विल बी हैमलेट। ये हैमलेट आपका आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ड्स इसी प्ले में यूज किए गए हैं। 30,557 words are there in the play Hamlet, and it was written in 1599 to 1601, इस बीच में माना जाता है कि इसको लिखा गया, and was published in 1603 in quarto edition. What is the source of this play? The source of this play is Historia Danica. Historia Danica यानी कि Gesta Danorum. Historia Danica, the Gesta Danorum, it means the full history of Denmark by Saxo Grammaticus, and the tale of this collection is Legend of Amleth. This is the tale that comes from the collection, the full history of Denmark. This is the kind of collection of the tales, and in this collection we find a story that is named as Legend of Amleth. So this is the story you will find there, and this is also one of the major sources of this play, the play Hamlet. So whether comes this one Historia Danica, or comes Gesta Danorum, the full history of Denmark, or this one the Legend of Amleth, so all these are right, because ये एक बहुत सारे होकर भी क्या है, ये अलग अलग होकर भी ये एक है। सेटिंग, द सेटिंग ऑफ द प्ले इज इन डेनमार्क, ठीक है। इसकी सेटिंग कहां है, डेनमार्क में इसकी सेटिंग है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हैमलेट इज अ ट्रेजेडी, इट इज अ रिवेंज प्ले दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ काइंड ऑफ conflict, and the conflicts are internal conflict and external conflict. Both sort of conflict you will find in the play Hamlet, and it was written in 1599, between 1599 to 1601, and was published in 1603 in quarto edition, and having 30,557 words. That's why it is called the longest play of Shakespeare in the history of English literature. And the source of the play comes from Historia Danica. Historia Danica, that is also known as Gesta Danorum, and the meaning of Gesta Danorum is the full history of Denmark. And the tale of
The tale is Legend of Hamlet. It means this is the collection of the stories, and this collection of the stories, there is one famous tale that is known as Legend of Hamlet. So this story is based on this story, Legend of Hamlet, from Gesta Danorum, the full history of Denmark. And after that, we'll discuss about some characters. The major characters of this play are Hamlet, Gertrude, Claudius, Polonius, Laertes, Horatio, and Ophelia. Obviously Ophelia. We can't avoid Ophelia. So who is Hamlet? And Hamlet, we find two types of Hamlet here. The very first is King Hamlet. King Hamlet, the former king of Denmark, who was killed by Claudius and Gertrude. And after that, Prince Hamlet, the son of King Hamlet, and lover of Ophelia. And later comes Gertrude. Gertrude is the wife of Claudius, and we can also call the Queen of Denmark, whether it was King Hamlet that time and now Claudius. She is wife to Claudius at present. So but she is presented as the Queen of Denmark. And Claudius, the uncle of Hamlet, who kills King Hamlet. And later comes Ophelia, the beloved of Hamlet, and Polonius daughter, Laertes sister. इतना आपको याद रख लेना है कि ओफीलिया को लेकर कि ओफीलिया कौन है? ओफीलिया पोलोनियस की बेटी है। ओफीलिया कौन है? पोलोनियस की बेटी है, लेर्टिस की बहन है, हैमलेट की प्रेमिका है, हैमलेट की बिलव्ड है। ये आपको याद रख लेना है। तो आपका हैमलेट का कैरेक्टर हुआ, ठीक है। इसके बाद प्रिंस हैमलेट का कैरेक्टर हुआ, और इसके बाद मैंने आपको क्लॉडियस का कैरेक्टर बताया, गर्ट्यूड का कैरेक्टर बताया, और फिर होरेशियो जो कि हैमलेट का फ्रेंड है, और इसके अलावा पोलोनियस जो कि एक लॉर्ड चैम्बरलेन है, काउंसलर है किंग का, और इसके बाद जो लेर्टिस है, लेर्टिस पोलोनियस का बेटा है, और इसका ओफीलिया का जो है वो भाई है। और एक तरह से इन दोनों की लड़ाई भी कराएगा क्लॉडियस। तो इसके बाद ओफीलिया जो है वो उसकी हैमलेट की प्रेमिका है। ये मेजर कैरेक्टर्स मैंने आपको इस प्ले के बताया कि जो मेजर कैरेक्टर्स हैं दोस्तों। लेकिन बात और कैरेक्टर्स की भी आती है कि और कैरेक्टर्स हमारे कौन से होते हैं इसमें। तो इसके बाद दोस्तों इसमें कैरेक्टर आता है, लेर्टिस का हम डिस्कस कर चुके हैं, वोल्टिनेंट एंड कॉर्नेलियस। वोल्टिनेंट और कॉर्नेलियस कौन है? ये कॉर्टियस हैं, ये दरबारी हैं। इसके अलावा रोसेनक्रेंट्स और गिल्डस्टर्न्स कौन है? ये फ्रेंड्स हैं हैमलेट के दोस्त हैं, और ये वो दोस्त हैं जो प्ले में उसको सपोर्ट करेंगे। तो वहां पर वो दोस्त हमें देखने को मिलेंगे। ऑसरिक एक कॉर्टियर है, मार्सेलस जो है एक ऑफिसर है, बर्नार्डो भी एक ऑफिसर है, फ्रांसिस्को एक सोल्जर है, रेनाल्डो कौन है? रेनाल्डो पोलोनियस का सर्वेंट है। रेनाल्डो कौन है? पोलोनियस का सर्वेंट है। और 14 ब्रास कौन है? 14 ब्रास जो है वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, जो प्रेजेंट 14 ब्रास इसमें दिखाया गया है। और जो डेड 14 ब्रास है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको किंग हैमलेट के द्वारा मारा गया था, उसका भी नाम 14 ब्रास था, वो किंग ऑफ नॉर्वे था। इसके अलावा ग्रेवडिगर्स हैं और अदर जो माइनर्स कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि क्वीन, बाकी जो अदर सोल्जर्स वगैरह आते हैं, या फिर कैरेक्टर्स जो प्ले में होते हैं वो कैरेक्टर्स हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये प्ले अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको प्ले जितना भी मैंने आपको प्ले स्टोरी नहीं बताई अभी, कि जितना आपको समझाया गया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे इस प्ले की कहानी डिटेल में, ठीक है ना। पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कहानी का, लेकिन एक आउटलाइन तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी के अंदर वैसे होने क्या वाला है, कितनी इंटरेस्टिंग ये कहानी होने वाली है। कैसे जो हैमलेट है, हैमलेट के पास, प्रिंस हैमलेट के पास किस प्रकार से उसका जो फादर का घोस्ट है वो किस प्रकार से हैमलेट के माइंड को कैप्चर करता है, और किस प्रकार से हैमलेट कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहता है या फिर उससे बाहर आ पाता है। और जो क्लॉडियस है, क्लॉडियस अपनी जो एक विलेनी उसकी नेचर है, उस नेचर से किस प्रकार से वो लेर्टिस को हैमलेट से भिड़वाता है, कि क्या वो लेर्टिस और हैमलेट दोनों को खत्म करवा देगा या फिर उसमें हैमलेट की हत्या होगी, और क्लॉडियस क्या अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा। और जो गर्ट्यूड है उसको भूत ये कहता है कि इसको कुछ मत कहना, लेकिन फिर भी गर्ट्यूड की हत्या कैसे हो जाती है, फिर गर्ट्यूड कैसे मारी जाती है, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। टू बी कंटिन्यूड टुमारो। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।